बात बहुत ही पुरानी है। काशीपुर राज्य पर राजा महेंद्र सिंह का राज हुआ करता था। उस राज्य में रघु नाम का एक दर्जी रहता था। वे कपड़े सिलकर ही अपनी जीविका चलाता था। रघु अपनी अजीबोगरीब हरकतों के कारण पूरे गांव में मशहूर था। उसकी सिलाई का तरीका सबसे निराला था। एक दिन की बात है, राज्य के सेनापति वीरभान अपनी पोशाक सिलवाने के लिए किसी नए दर्जी की तलाश में थे। उन्हें रघु की दुकान के बारे में पता चला तो वे उत्सुकतावश वहां पहुंच गए। रघु ने तुरंत वीरभान को झुककर प्रणाम किया और बड़ी ही नम्रता से कहने लगा, सेनापति जी, मेरी बनाई पोशाक कोई मामूली पोशाक नहीं होती। इसे पहनने वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और ताकतवर दिखता है, जैसे कोई चमकता सूरज। वीरभान ने उसकी बातों को हल्के में लिया, पर सोचा कि एक बार मौका देने में क्या हर्ज है। उन्होंने रघु को एक शानदार पोशाक बनाने का आदेश दे दिया और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर पोशाक किसी काम की नहीं निकली तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। रघु ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने एक बहुत ही बारीक और चमकदार कपड़े का इस्तेमाल किया, पर पोशाक को इस तरह से सिला कि आम आंखों से वे अधूरे लगे। जब वीरभान उसे देखने आए तो रघु ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सेनापति जी, यह पोशाक तो जादुई है। इसे केवल वही देख सकता है जो बुद्धिमान और काबिल हो। मूर्ख लोगों को तो ये नजर ही नहीं आएगी। वीरभान ने पोशाक को देखा पर उन्हें कुछ भी खास नहीं लगा, पर रघु की बातों से वे घबरा गए और सोचने लगे कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे पोशाक नहीं दिख रही तो इसका मतलब होगा कि मैं मूर्ख हूँ। इसलिए सेनापति ने झूठ मूठ मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो बेहद शानदार पोशाक है। तुमने तो कमाल ही कर दिया रघु। वीरभान ने वे पोशाक पहनी और दरबार में पहुंच गए। जैसे ही राजा और दरबारी उन्हें देखने लगे, सभी को अजीब लगा कि वीरभान ने इतनी अजीब पोशाक क्यों पहनी है, मानो वे बिना कपड़ों के हो। पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी ने सुना हुआ था कि यह पोशाक सिर्फ बुद्धिमानों को ही दिखाई देती है, इसलिए कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि उसे पोशाक नहीं दिख रही। धीरे धीरे ये अफवाह फैल गई कि रघु कोई साधारण दर्जी नहीं बल्कि जादुई दर्जी है। उसकी दुकान पर अमीर लोगों की भीड़ लगने लगी। हर कोई ये जादुई पोशाक खरीदना चाहता था ताकि वे भी बुद्धिमान लोगों में गिने जाएं। पूरे राज्य में रघु दर्जी का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। उसकी बनाई हुई जादुई पोशाक की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। सेनापति वीरभान को जब राजा के दरबार में इस पोशाक के कारण सम्मान मिला तो राजा महेंद्र सिंह को भी इस तरह की पोशाक बनवाने की इच्छा हुई। राजा के मन में ये जिज्ञासा थी कि क्या सच में कोई ऐसी पोशाक हो सकती है जिसे केवल बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। एक दिन राजा ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति वीरभान, तुम जिस पोशाक की इतनी प्रशंसा कर रहे हो उस तरह की पोशाक मैं भी बनवाना चाहता हूँ। जाओ और उस दर्जी को मेरे दरबार में बुलाओ। वीरभान तुरंत रघु के पास गया और बोला, रघु, तुम्हारी किस्मत चमक गई है। राजा तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। तुम्हें उनके लिए भी वैसी एक जादुई पोशाक तैयार करनी है जैसी तुमने मेरे लिए बनाई थी। रघु ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, सेनापति जी, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। मैं राजा के लिए ऐसी पोशाक बनाऊंगा जिसे देखकर पूरा राज्य हक्का बक्का रह जाएगा। रघु ने अपना नाटक जारी रखा जैसे कोई माहिर कलाकार हो। उसने सबसे महंगा और मुलायम कपड़ा मंगवाया, पर वे उसी तरीके से कपड़े की सिलाई करता रहा जिससे पोशाक अधूरी और साधारण लगे। कुछ दिनों बाद जब पोशाक तैयार हुई तो रघु ने राजा के दरबार में हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा महल में अपने मंत्रियों, सेनापति और दरबारियों के साथ बैठे थे जैसे कोई महत्वपूर्ण सभा हो।
जब रघु वहाँ पहुँचा तो सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। रघु ने पोशाक को एक सुनहरे कपड़े में लपेट रखा था। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज, यह पोशाक केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो योग्य, बुद्धिमान और न्यायपूर्ण हैं। जो मूर्ख और अयोग्य हैं, उन्हें यह अदृश्य लगेगी। राजा महेंद्र सिंह ने जैसे ही पोशाक को देखा, उनका मन दहल गया। उन्होंने वहाँ केवल हवा में हिलती कुछ रंग बिरंगी चमकती धागों की बनावट देखी, पर कोई स्पष्ट पोशाक उन्हें दिखाई नहीं दी। वे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, अगर मैंने कह दिया कि मुझे यह पोशाक नहीं दिख रही, तो क्या दरबारी मुझे मूर्ख समझेंगे? क्या मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी? राजा ने खुद को संभालते हुए कहा, वाह, यह तो वास्तव में अद्भुत पोशाक है। रघु, तुमने कमाल कर दिया। ऐसी बारीकी और सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजा के ऐसा कहते ही पूरा दरबार अवाक रह गया। वहाँ बैठे मंत्रियों और दरबारियों में से किसी को भी पोशाक नहीं दिखी थी, पर कोई भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था। राजा ने दरबार में यह घोषणा की कि मैं इस पोशाक को अपने राज्य के सबसे बड़े पर्व पर पहनूंगा, जिससे सभी लोग इसे देख सकें और जान सकें कि यह राज्य बुद्धिमानों का राज्य है। रघु के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसकी योजना पूरी तरह सफल हो रही थी। पूरे महल में इस खबर से हलचल मच गई। हर कोई इस रहस्यमयी पोशाक को देखने के लिए उत्सुक था। दूसरी ओर रघु की योजना पूरी तरह काम कर रही थी। उसने पूरे राज्य को अपनी चतुराई से मूर्ख बना दिया था। महल को बड़े उत्सव के लिए सजाया जाने लगा। पूरे राज्य से लोग इस भव्य समारोह को देखने आ रहे थे। सेनापति वीरभान, मंत्रीगण, दरबारी और राज्य के प्रतिष्ठित लोग राजा की नई पोशाक देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। राजा के लिए एक विशेष मंच तैयार किया गया, जहाँ से वे पूरे राज्य को इस अनोखी पोशाक का प्रदर्शन करने वाले थे। उधर रघु अपनी दुकान में बैठा अपनी विजय पर खुश हो रहा था। उत्सव के दिन रघु को महल में बुलाया गया। राजा अपने कक्ष में पोशाक पहनने के लिए तैयार बैठे थे। रघु अपने साथ वही सुनहरे कपड़े में लिपटी अदृश्य पोशाक लेकर पहुंचा और कहने लगा, महाराज, यह पोशाक केवल आपके जैसे बुद्धिमान और शक्तिशाली लोगों के लिए ही बनाई गई है। राजा ने पोशाक को देखा और एक पल के लिए घबरा गए। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन्होंने अपने डर को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, वाह, यह तो अद्भुत पोशाक है। इसे पहनने के बाद मैं और भी दिव्य प्रतीत होऊंगा। रघु ने राजा को पोशाक पहनाई और राजा ने दिखावा करते हुए अपने गहने और मुकुट को पहले जैसे ही पहन लिया। राजा ने आईने में खुद को देखा और थोड़ी देर के लिए असहज महसूस किया, पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। राजा जब पोशाक पहनकर दरबार में आए तो पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। राजा को बिना कपड़ों के देखकर सभी को अजीब लग रहा था, पर कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उन्हें पोशाक नहीं दिख रही। सेनापति वीरभान आगे बढ़े और बोले, महाराज, यह पोशाक सचमुच अद्भुत है। आपकी दिव्यता को और बढ़ा रही है। मंत्रीगण भी सहमति में सिर हिलाने लगे। जी हाँ महाराज, यह पोशाक वास्तव में चमत्कारी है। महल के सभी लोग राजा की ओर देख रहे थे, पर किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया कि उन्हें कोई पोशाक नहीं दिख रही। उत्सव में हजारों नागरिक मौजूद थे। जैसे ही राजा ने अपना भाषण शुरू किया, भीड़ में से एक मासूम बच्चे की आवाज आई, लेकिन आज तो हमारे राजा ने कपड़े पहने ही नहीं हैं। वह तो बिना कपड़ों के खड़े हैं। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर लोगों ने धीरे धीरे
आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ये फुसफुसाहट जोरदार हंसी में बदल गई। लोग रघु को मूर्ख दर्जी कहने लगे और राजा को बिना कपड़ों के देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। राजा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया, जैसे कोई अंगारा दहक रहा हो। सेनापति वीरभान और मंत्रीगण भी शर्मिंदा महसूस करने लगे। रघु, जो अब तक अपने किए पर हंस रहा था, समझ गया कि अब उसकी चालाकी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। राजा महेंद्र सिंह पूरे नगर वासियों के सामने अपमानित हो चुके थे। उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। वे तुरंत अपने सिंहासन की ओर बढ़े और गरजते हुए बोले, यह क्या मजाक है? मुझे सबने धोखा दिया है। उस मूर्ख दर्जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। यह सुनकर रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। वे जानता था कि अगर वे पकड़ा गया तो उसकी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। उसने हंगामे का फायदा उठाकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया और तेज कदमों के साथ वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। राजा महेंद्र सिंह की बेइज्जती भरी सभा में हो चुकी थी। पूरे राज्य में ये चर्चा होने लगी कि राजा को मूर्ख बना दिया गया है। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने घोषणा की कि अगर वे दर्जी पकड़ा नहीं गया तो सभी मंत्री गणों की खैर नहीं। सेनापति, उस दर्जी को ढूंढने के लिए अपने सबसे तेज घुड़सवारों को भेजो। मुझे वे किसी भी हालत में चाहिए। उधर रघु जंगल की ओर भाग चुका था। उसने पहले से ही एक चाल सोच ली थी। एक पुरानी सी झोंपड़ी में जाकर उसने अपने कपड़े बदले और एक साधु का वेश बना लिया। अब कोई उसे नहीं पहचान पाएगा। फिर रघु पास के गांव की ओर चल पड़ा। राजा ने अपनी पूरी ताकत से रघु को पकड़ने के आदेश जारी किए। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को गांव-गांव भेजा और सैनिकों को हर रास्ते पर तैनात कर दिया। उधर रघु अपने साधु वाले भेष में एक गांव में पहुंच चुका था। वे जानता था कि राजा उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने अपनी नई पहचान बना ली थी। अब वे गांव के लोगों को खुद को एक अनुभवी साधु बताने लगा और उन्हें ज्ञान की बातें समझाने लगा। रघु ने गांव के लोगों को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। वे रोज रात को गांव की चौपाल में बैठकर लोगों को मजेदार कहानियां सुनाता, जिससे गांव वाले उसकी बातों में फंसते चले गए। रघु को लगने लगा कि वह अब पूरी तरह सुरक्षित है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजा के जासूस उसकी तलाश में हर गांव में घूम रहे थे। इसी बीच राजा महेंद्र सिंह ने एक और नई योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी रघु को खोज कर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम की खबर फैलते ही गांव के कई लोग सतर्क हो गए। कुछ लोगों को शक हुआ कि यह नया साधु कहीं वही दर्जी तो नहीं है। गांव में इनाम की खबर फैलते ही लोगों के मन में लालच आ गया। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहट होने लगी कि यह नया साधु कहीं वही शातिर दर्जी तो नहीं है जिसने राजा को मूर्ख बनाया था। गांव के एक युवक रामू, जिसने पहले राजा के महल में काम किया था, रघु के चेहरे को गौर से देखने लगा। फिर सोच में पड़ गया, कहीं वह यही चालाक दर्जी तो नहीं है। रामू ने साधु से पूछा, साधु बाबा, आप किस आश्रम से आए हो? रघु को ये सुनकर झटका लगा, पर उसने तुरंत अपना संयम बनाए रखा और कहने लगा, बेटा, मैं हिमालय के आश्रम से आया हूँ। वर्षों तपस्या करने के बाद अब गांव-गांव घूमकर लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। रामू को उसका जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसने धीरे धीरे गांव के मुखिया से इस बारे में चर्चा की। रामू की आशंका ने धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी ने चुपके से राजा के सैनिकों को खबर भिजवा दी कि उनके गांव में एक अनजान साधु आया है
जो बहुत चतुर और हाजिर जवाब है। जैसे यह सूचना राजा महेंद्र सिंह तक पहुंची, उन्होंने बिना समय गवाए अपने जासूसों और सैनिकों को गांव की ओर रवाना कर दिया। रघु को भी गांव में बढ़ते संदेह का एहसास होने लगा था। वे समझ गया था कि अब यहाँ अधिक दिन तक रहना सुरक्षित नहीं है। उसने तुरंत गांव छोड़ने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, रघु धीरे से अपनी कुटिया से निकला और जंगल की ओर भागने लगा। पर वह यह नहीं जानता था कि राजा के सैनिक पहले से ही गांव के बाहर पहरा दे रहे थे। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, एक सैनिक की आवाज गूंजी, रुको, कौन हो तुम? जंगल में घुसते ही रघु को सैनिकों की आवाजें सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने घबराने के बजाय चतुराई से काम लिया। वह जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने खुद को पत्तों और टहनियों के पीछे छिपा लिया। सैनिकों ने इधर उधर देखा, पर रघु कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने रघु को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर रघु उन्हें जंगल में कहीं नहीं मिला। काफी देर तक खोजते रहने के बाद जब वे उन्हें नहीं मिला, तो वे वापस लौट गए। अब रघु ने चैन की सांस ली, पर वे जानता था कि अब वह ज्यादा देर तक जंगल में नहीं रुक सकता। सुबह होते ही रघु ने अपना वेश बदलने की सोची। उसने गांव में रखी एक चरवाहे की पुरानी पोशाक और कुछ बकरियां चुराई और खुद को एक गरीब गडरिया बना लिया। अब वे गांव-गांव भटकते हुए बकरियां चराने लगा ताकि कोई उसे पहचान ना सके। पर राजा महेंद्र सिंह अब पहले से भी ज्यादा क्रोधित थे। राजा को जब पता चला कि सैनिक फिर से रघु को पकड़ने में नाकाम रहे, तो उन्होंने एक नई चाल सोची। राजा महेंद्र सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों के साथ पूरे राज्य में गुप्तचर भेज दिए और साथ ही यह घोषणा भी करवा दी कि जो कोई भी रघु को पकड़वाने में मदद करेगा, उसे सोने की मोहरों से भरा एक थैला इनाम में मिलेगा। इनाम की खबर फैलते ही गांव के कई लोग रघु की तलाश करने लगे। कुछ लोगों को शक हुआ कि यह चरवाहा कुछ अजीब है। एक दिन गांव का मुखिया रघु के पास आया और कहने लगा, गडरिये, तुम इस गांव में नए लगते हो। रघु ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मालिक, मैं एक दूसरे गांव से आया हूँ। यहाँ घास अच्छी है, इसलिए बकरियों को चराने आया हूँ। मुखिया को उस पर संदेह हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। मगर उसी रात उसने राजा के सैनिकों को खबर भेज दी। अगली सुबह राजा खुद अपने सैनिकों के साथ उस गांव में पहुँचे। उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया और घोषणा की, रघु, अगर तू खुद सामने आ जाएगा तो तेरी सजा कम हो जाएगी, लेकिन अगर तूने भागने की कोशिश की तो तुझे सख्त सजा दी जाएगी। यह घोषणा सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। सभी लोग डरे सहमे हुए थे। रघु समझ गया कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा, वरना इस बार बचना मुश्किल होगा। गांव के चारों ओर सैनिकों का पहरा था। रघु समझ गया कि अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया तो वे पकड़ा जाएगा, पर वह घबराने वालों में से नहीं था। रघु ने खुद को बेफिक्र दिखाते हुए एक बकरी को कंधे पर उठाया और सीटी बजाते हुए गांव की गली से निकलने लगा। राजा के सैनिक ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो? रघु ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मालिक, मैं एक साधारण गडरिया हूँ। मेरी बकरी बीमार हो गई है, इसलिए मैं इसे मंदिर में झाड़ फूक के लिए ले जा रहा हूँ। बकरी सचमुच धीरे धीरे मिमिया रही थी। सैनिकों को उस पर कुछ खास शक नहीं हुआ, पर राजा का आदेश था कि गांव में आए हर नए व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, इसलिए वो सैनिक उसे राजा के पास ले गए। राजा महेंद्र सिंह ने रघु को ध्यान से देखा। उन्हें उस गडरिये की आंखों में कुछ चालाकी दिखी। उन्होंने संदेह से पूछा, अगर तू सच में गडरिया है तो हमें बता, बकरी का पेट खराब होने पर उसे कौन सी घास खिलानी चाहिए?
रघु मुस्कुराया और बोला, राजन, बकरी को अगर पेट दर्द हो तो उसे नीम की पत्तियां खिलानी चाहिए, लेकिन अगर उसका पेट फूल जाए तो कड़वी तुलसी की जड़ से इलाज करना चाहिए। राजा ने सोचा कि यह जवाब सही लग रहा है। सैनिकों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। राजा का संदेह कुछ हद तक दूर हो गया, पर वे अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने सैनिकों को कहा, इस गडरिये पर नजर रखो, अगर ये कोई संदिग्ध हरकत करे तो तुरंत पकड़ लेना। रघु ने जब ये सुना तो उसे समझ में आ गया कि अब उसे गांव से निकलना ही होगा। उसने उसी रात बकरियों के पैरों में कीचड़ लगा दिया और उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया। सुबह जब सैनिकों ने कीचड़ के निशान देखे तो वे सब यह सोचकर दूसरी दिशा में चले गए कि गडरिया गांव छोड़कर चला गया है। इधर रघु गांव के बीचों बीच बने एक पुराने कुएं में छिप गया और कई घंटों तक वहीं बैठा रहा। जब सैनिक चले गए तो उसने गांव से बाहर निकलने का मौका देखा। रघु अब राजा के गुप्तचरों से बचकर जंगल में पहुंच चुका था, पर यह जंगल पार करना भी उसके लिए आसान काम नहीं था। वह जैसे ही एक झाड़ी के पास पहुंचा, उसे पीछे से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी, रघु रुक जा, अब तू बचकर नहीं जा सकता। ये राजा महेंद्र सिंह के सबसे खास सैनिक थे, जिन्होंने गांव के लोगों से सही सूचना पाकर उसका पीछा किया था। रघु समझ गया कि राजा महेंद्र सिंह के सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। रघु ने तेजी से सोचा और अपनी आखिरी चाल चलने की ठानी। उसने जंगल में फैले सूखे पत्तों को देखा और पास ही पड़ी लकड़ियों से एक छोटा सा ढेर बनाकर आग लगा दी। देखते ही देखते धुआं चारों ओर फैलने लगा। सैनिक जैसे ही पास आए, घने धुएं में उनकी आंखें जलने लगी। रघु ने इस मौके का फायदा उठाया और वे धीरे धीरे घने धुएं के बीचों बीच रेंगता हुआ दूसरी दिशा में निकल गया। जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो राजा के सैनिकों ने चारों ओर देखा, पर रघु उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। राजा महेंद्र सिंह को जब ये खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेनापति ने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, रघु अब राज्य छोड़कर कहीं दूर भाग चुका है, इसलिए अब उसे पकड़ना लगभग असंभव है। राजा ने हार मानते हुए यह आदेश दिया कि अब अगर वह वापस लौटता है तो उसे पकड़कर तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। इधर रघु कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद एक नए राज्य में पहुंच गया। वहां उसने अपनी पहचान बदल ली और फिर से कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। लेकिन अब वह अपनी चालाकियां छोड़कर सुधर चुका था। रघु अब सीधा सादा जीवन जीने लगा था। उसे समझ में आ गया कि किसी राजा को धोखा देना खतरनाक हो सकता है। रघु की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी से मुसीबतों से बचा जा सकता है, पर हर बार नहीं। इसलिए हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और कोई ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जो गलत हो और जिससे हम मुसीबत में पड़ जाएं। कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। विष्णुपुर गांव में हरदत्त नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसका जयदत्त नाम का एक बेटा था। दोनों मिलकर खेतों में जी तोड़ मेहनत करते थे। इतनी मेहनत करने पर भी उनके खेतों में उचित पैदावार नहीं होती थी, जिसके कारण घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन जब शाम को बाप बेटे खेतों से वापस लौटे तो घर के बाहर पहुंचने पर उन्हें अंदर से
किसी के कर्राहने की आवाज सुनाई दी। हरिदत्त कहता है, अरे बेटा, यह तो लगता है तेरी माँ जानकी की आवाज है। वे इस प्रकार क्यों कर्रा रही है? दोनों जल्दी से घर के अंदर पहुँचे और हरिदत्त कहने लगा, जानकी क्या बात है? जयदत्त के बापू, आज दोपहर से मेरा बदन बुरी तरह टूट रहा है, बार बार चक्कर से भी आ रहे हैं। ओह, जरा अपना हाथ तो दिखाना। जानकी का हाथ छूते ही हरिदत्त पूरी तरह चौंक पड़ा और कहने लगा, जानकी तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा हाथ तो बहुत गर्म है। जयदत्त बेटे, जा जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर ले आ। जयदत्त उसी समय उल्टे पांव वैद्य जी को बुलाने चला गया। हरिदत्त जानकी से कहता है, जानकी तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम सारे दिन घर के काम काजों में ही ना खपती रहा करो। तुम तो एक पल के लिए भी आराम नहीं करती हो, सारा दिन काम में ही जुटी रहती हो। जयदत्त के बापू, घर का काम मैं न करूं तो और कौन करेगा? जानकी, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर अब तुम्हारी उम्र पहले जैसी तो रही नहीं कि पहले की तरह सारा दिन काम में जुटी रहो। अच्छा, बड़ा ख्याल है तुम्हें मेरा। अगर सचमुच इतना ही ख्याल है तो मेरी परेशानी को हल क्यों नहीं कर देते हो? परेशानी? तुम्हें क्या परेशानी है जानकी? मेरी परेशानी यह है, अब इस बुढ़ापे में मुझसे घर का काम काज नहीं किया जाता, इसलिए मेरा हाथ बटाने के लिए मुझे चांद सी बहू ला दो। ओह, तो तुम जयदत्त का विवाह कराना चाहती हो? तुम ठीक समझे जयदत्त के बापू। जयदत्त अब विवाह के योग्य हो गया है, इसलिए अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। जानकी, गरीब के घर में कौन अपनी बेटी को ब्याहना पसंद करेगा? तुम तो जानती हो कि जयदत्त के रिश्ते की बात कई जगह से चली, पर हमारी गरीबी के कारण कहीं भी उसका रिश्ता पक्का नहीं हो सका। तो क्या हमारा जयदत्त कुंवारा ही रह जाएगा? यह तो मैं नहीं कह रहा जानकी, फिक्र ना करो, देर से ही सही लेकिन जयदत्त का विवाह होगा अवश्य। जयदत्त के बापू, इसी उम्मीद की आस लगाए ही तो मैं जी रही हूँ। तभी वैद्य जी के साथ जयदत्त ने घर में प्रवेश किया। वैद्य जी कहने लगे, हरिदत्त, जानकी को क्या हुआ? वैद्य जी, अब आप आ ही गए हैं, आप स्वयं ही जानकी का निरीक्षण करके देख लीजिए। वैद्य जी जानकी की नाड़ी का परीक्षण करने लगे। उसके बाद कहते हैं, हरिदत्त, घबराने की कोई बात नहीं है। जानकी को थकान के कारण बुखार आ गया है, मैं दवाई दे देता हूँ। जानकी का बुखार कल सुबह तक उतर जाएगा। दवाई देकर वैद्य जी वहाँ से चले गए। इस घटना के 2 दिन पश्चात रात को एक आदमी ने हरिदत्त के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज सुनकर हरिदत्त कहता है, इतनी रात गए, कौन हो सकता है? अभी मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। हरिदत्त ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन है आप? भाई, मैं पास के ही गांव का निवासी शंभुनाथ हूँ। मैं अपने गांव की ओर जा रहा था कि राह में ही रात हो गई। आजकल रात में सफर करना बड़ा जोखिम भरा काम हो गया है। क्या आज की रात के लिए मुझे आपके यहाँ ठहरने की इजाजत मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे अपना ही घर समझो। आओ, अंदर आ जाओ। धन्यवाद भाई। अंदर आकर हरिदत्त ने जानकी से कहा, जानकी, घर में अतिथि आए हैं, उठो, इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। अच्छा जी। जानकी उठी और उसी समय खाना बनाने में जुट गई। हरिदत्त और जयदत्त ने बड़े प्रेम से शंभुनाथ को भोजन कराया। उसके बाद हरिदत्त अपने बेटे को कहता है, बेटा जयदत्त, शंभुनाथ जी बड़े थके हुए हैं, इसलिए अब तुम इनके पांव दबा दो। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो हरिदत्त जी? बेटे जयदत्त को परेशान ना करो। परेशानी? कैसी परेशानी शंभुनाथ जी? घर आए अतिथि का स्वागत सत्कार करना तो हमारा फर्ज है। शंभुनाथ जी उनकी सेवा भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, इस घर के लोग कितने अच्छे हैं। जब से मैं आया हूँ मेरे ही स्वागत सत्कार में जुटे हुए हैं।
दूसरे दिन जब शंभूनाथ अपने गांव जाने लगा तो हरिदत्त से कहता है, हरिदत्त जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए शंभूनाथ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हरिदत्त जी, मेरी एक बेटी है जिसका नाम कुसुम है। मैं उसका विवाह आपके बेटे जयदत्त से करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं शंभूनाथ जी? हम तो बड़े गरीब आदमी हैं। हरिदत्त जी, आप बेशक गरीब हैं, पर आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आप दिल से अमीर हैं। आपके आतिथ्य सत्कार ने मेरा दिल मोह लिया है, इसलिए मैं आपसे संबंध जोड़ना चाहता हूँ। यह तो हमारा परम सौभाग्य होगा शंभूनाथ जी। शंभूनाथ ने उसी समय एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और उसे जयदत्त को देते हुए कहा, लो बेटा, ये शगुन की स्वर्ण मुद्रा ले लो। आज से तुम हमारे हुए। स्वर्ण मुद्रा लेकर जयदत्त ने तुरंत ही शंभूनाथ के पांव छू लिए। उसके बाद शंभूनाथ वहां से विदा हुआ। उसके जाने के बाद हरिदत्त खुश होते हुए जानकी से कहने लगा, जानकी, तुम्हारी एक चिंता तो दूर हुई। हमारा बेटा बड़ा किस्मत वाला है जो उसे इतना धनी ससुराल मिला। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम के साथ जयदत्त व कुसुम का विवाह हो गया। उसके बाद कुसुम विदा होकर अपने ससुराल चली आई। कुसुम जैसी पत्नी पाकर जयदत्त बहुत ही खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कुसुम ने अपने गर्भवती होने की खुशखबरी अपने परिवार को दी। परिवार के सभी लोग कुसुम का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन बाप बेटे सुबह सुबह ही खेतों पर काम करने के लिए निकल जाते हैं। खेतों पर काम करते हुए जयदत्त को जमीन के अंदर से एक घड़ा मिलता है। जब वह उसे बाहर निकालता है और देखता है कि वह घड़ा स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है, तो वह बहुत खुश हो जाता है। जब जयदत्त यह बात अपने पिता को बताता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब वे दोनों घर लौटकर यह खुशखबरी जानकी को देते हैं तो वो कहती है, जयदत्त के बापू, बहू कुसुम तो सचमुच ही हमारे लिए भाग्यशाली सिद्ध हुई है। उसके आते ही स्वर्ण मुद्राओं से भरा कलश हमारे हाथ लगा है। न जाने कब से यह कलश जमीन में दबा पड़ा था। तुम ठीक कह रही हो जानकी, बहू कुसुम के भाग्य के कारण ही हमें ये दबा हुआ धन मिला है। इस धन से हम बहुत सुंदर मकान बनवाएंगे। दूसरे ही दिन हरिदत्त अपने बेटे से कहता है, बेटा जयदत्त, जाकर रास मजदूरों को बुला लाओ। हम इस पुराने घर के स्थान पर नया मकान बनवाएंगे। अच्छा पिताजी, मैं जाता हूँ। जयदत्त जाकर राज मजदूरों को बुला लाया और उसी दिन से नए मकान का निर्माण कार्य शुरू हो गया। यह देखकर हरिदत्त का पड़ोसी कुंदन चौंका और सोचने लगा, अरे हरिदत्त के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया कि इस भुक्कड़ को नया मकान बनवाने की सूझी है। ज्यों ज्यों हरिदत्त का नया मकान बनता गया, कुंदन की जलन बढ़ती गई और कुंदन कहने लगा, हरिदत्त की इतनी हिम्मत जो मेरे घर के बराबर में मेरे घर से बड़ा व सुंदर मकान बनवाए। उसकी जलन देखकर एक दिन उसकी पत्नी ललिता उसे कहती है, हरिदत्त के मकान को देखकर मन ही मन क्यों कुढ़ते हो जी? तुम्हारे सामने गांव का जो भी आदमी सिर ऊंचा करके खड़ा हुआ, तुमने उसका सिर कुचल दिया। फिर हरिदत्त के बारे में इतना सोच विचार क्यों? हरिदत्त के निकलते परों को काट क्यों नहीं देते हो जी? तुम ठीक कह रही हो ललिता, मैं हरिदत्त के बारे में बात करने के लिए शीघ्र ही शिवालिक तांत्रिक के पास जाऊंगा। दूसरे दिन ही कुंदन शिवालिक तांत्रिक के पास जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करने लगा। आओ कुंदन सेठ, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? शिवालिक तांत्रिक, हम तो आपके पास किसी न किसी संकट की घड़ी में आ ही जाते हैं, तो जल्दी बताओ अपने गांव के किस आदमी पर तुम संकट के बादल मंडराना चाहते हो? शिवालिक, मेरा पड़ोसी हरिदत्त, उसके घर में कल तक तो खाने पीने का इंतजाम तक ठीक से नहीं था, लेकिन अब वही भुक्कड़ हरिदत्त मेरी हवेली से भी ऊंची हवेली बनवा रहा है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता।
आप अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा कुछ ऐसा चक्कर चलाइए कि हरिदत्त के ऊंचे उठते सपने धूल में मिल जाएं। अच्छा, ये बात है। फिर शिवालिक तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वो कहने लगा, कुंदन सेठ, तुम्हारे पड़ोसी हरिदत्त की पुत्र वधू कुसुम बहुत ही भाग्यशाली है। उसी के भाग्य के कारण हरिदत्त को अपने खेतों की जमीन में से स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा मिला है। हरिदत्त उन्हीं स्वर्ण मुद्राओं से अपना नया मकान बनवा रहा है। अच्छा, मैं भी तो कहूँ कि अचानक ही हरिदत्त के पास मकान बनाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आ गए? शिवालिक तांत्रिक, कुछ ऐसा करो जिससे हरिदत्त पहले जैसा ही गरीब हो जाए। इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। कुंदन सेठ, जब तक हरिदत्त के पुत्र वधू उसके घर में रहेगी तब तक हरिदत्त के कभी भी खराब दिन नहीं आएंगे। अतः सबसे पहले मैं कुसुम को हरिदत्त के घर से हटाने का प्रबंध करता हूँ। शिवालिक तांत्रिक जी, इस कार्य को करने में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। मैं कल ही वेश बदलकर हरिदत्त के पास स्वयं जाऊंगा। दूसरे ही दिन एक महात्मा का वेश धरकर शिवालिक तांत्रिक हरिदत्त के पास जा पहुंचा और कहने लगा, हरिदत्त, नया मकान बनवा रहे हो? हाँ महात्मा जी। हरिदत्त, तुम नया मकान तो बनवा रहे हो, लेकिन जिस दिन भी तुम परिवार के साथ इस नए मकान में प्रवेश करोगे उसी दिन तुम्हारा सारा परिवार समाप्त हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? यह मैं नहीं, तुम्हारे परिवार पर छाई दुर्भाग्य की रेखाएं कह रही हैं। दुर्भाग्य की रेखाएं? मैं कुछ समझा नहीं महात्मा जी। तो सुनो, तुम्हारे पुत्र वधू कुसुम असल में एक डायन है। वह गृह प्रवेश वाले दिन तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को खा जाएगी। कुसुम बहू डायन? मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकता। हरिदत्त, सावधान हो जाओ, मेरी बात पर विश्वास करो, वरना बहुत दुख उठाओगे। लेकिन मैं आपकी बात पर विश्वास करूं तो कैसे करूं? कुसुम तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे। महात्मा जी की बात सुनकर हरिदत्त सोच विचार में डूब गया और काफी देर तक सोचने के बाद कहने लगा, महात्मा जी, यदि आपका कथन सत्य है तो आप मुझे उस डायन से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। मैं हर हालत में उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। उपाय तो है हरिदत्त, लेकिन वह उपाय बहुत मुश्किल है। पता नहीं तुम उस उपाय को कर भी सकोगे या नहीं। महात्मा जी, आप उपाय बताइए तो सही। उस डायन से बचने का एकमात्र उपाय या तो तुम उसे अपने घर से निकाल दो या फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जंगल में फेंक आओ। हरिदत्त शिवालिक तांत्रिक की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे सोच विचार में डूबे देखकर शिवालिक कहने लगा, मैंने कहा था ना कि उपाय तो है, लेकिन तुम उस उपाय को कर नहीं सकोगे। महात्मा जी, आप गलत सोच रहे हैं। मैं हर हालत में कुसुम से पीछा छुड़ा लूंगा। हरिदत्त, इसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण है। हमारी बात मानोगे तो सदैव सुख पाओगे। इतना कहकर शिवालिक वहाँ से वापस चला गया। उसके जाने के बाद हरिदत्त ने जयदत्त को अपने पास बुलाया और कहने लगा, जयदत्त बेटा, तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली है। जो बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम्हें हर हालत में उसे पूरा करना है, तभी हमारे परिवार का कल्याण संभव है। आज्ञा दीजिए पिताजी कि मुझे क्या करना है। तो सुनो, तुम्हें आज रात को अपनी पत्नी कुसुम को मौत के घाट उतारना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? जयदत्त, चौंको मत, मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी कुसुम असल में एक डायन है और उसके घर में रहते हुए किसी का भी भला नहीं हो सकता। पिताजी, मैंने आज तक आपकी हर आज्ञा का पालन किया है, पर अब मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी कुसुम को मौत के घाट नहीं उतार सकता। वह मेरी पत्नी है और मैं उससे
बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं किसने आपके दिमाग में कुसुम के बारे में ये गलत धारणा डाल दी है। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि कुसुम कोई डायन है, तो मैं और कुसुम आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आप बेफिक्र होकर आराम से अपने घर में रहिए। बेटे जयदत्त, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। उसके बाद जयदत्त अपनी पत्नी कुसुम के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। सारी बात जानकर कुसुम कहती है, बूढ़े सास ससुर को अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। कुसुम, मोह को छोड़ो और इसी समय मेरे साथ चलने की तैयारी करो। और कुछ ही देर बाद दोनों गांव छोड़कर चल पड़े। भोर होते होते वे दोनों एक वन में जा पहुँचे। कुसुम कहने लगी, स्वामी, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। कुसुम, तुम यहीं ठहरो, मैं कहीं से पानी खोजकर लाता हूँ। कुसुम को वहीं पर छोड़कर जयदत्त पानी की खोज में चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक झरना दिखाई दिया। जयदत्त झरने के पास पहुँचा और जैसे ही पानी लेने के लिए नीचे झुका, एक पत्थर आकर उसके सर पर लग जाता है। पत्थर के तेज वार के कारण जयदत्त बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ दो जंगली भागते हुए आए और जयदत्त को देखकर कहने लगे, ओ, चिड़िया के स्थान पर यह तो कोई आदमी हमारी गुलेल का निशाना बन बैठा है। यह तो बुरी तरह घायल हो गया है। इसे उठाकर कबीले में ले चलो। वहाँ कबीले के वैद्य जी इसकी चोट का उपचार कर देंगे। दोनों जंगली बेहोश जयदत्त को उठाकर कबीले की ओर चल पड़े। वे उसे कबीले के सरदार के पास ले आए। सरदार कहने लगा, कौन है यह? सरदार, यह आदमी हमारी गुलेल के वार से घायल होकर बेहोश होकर गिरा पड़ा था। तब तो जल्दी से कबीले के वैद्य जी को बुलाकर लाओ, वही इस घायल आदमी का उपचार करेंगे। तभी एक आदमी वैद्य जी को बुलाने चला जाता है। दूसरी ओर जब कई घंटे बीत गए तो कुसुम परेशान हो उठी और सोचने लगी, बहुत देर हो गई है, स्वामी पानी लेकर क्यों नहीं लौटे? कहीं वे किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। कुसुम सांझ ढले तक वहीं पर बैठी जयदत्त के लौटने की प्रतीक्षा करती रही, पर जब वे लौटकर नहीं आया तो वे सोचने लगी, कुछ देर बाद दिन छिपने वाला है, अब शायद स्वामी वापस नहीं आएंगे, इसलिए रात होने से पहले मुझे इस जंगल से निकल जाना चाहिए। अतः कुसुम दुखी हृदय से वहाँ से चल दी और सोचने लगी, एक एक करके परिवार के सभी सदस्य बिछुड़ गए। भगवान, ये तूने मुझ पर कैसी विपदा डाल दी है। फिर चलती रही और रात होने से पहले ही समीप के राज्य हीरा नगर में जा पहुंची और रात गुजारने के लिए एक सराय का दरवाजा खटखटाने लगी। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। उसे देखकर कुसुम कहने लगी, बहन, मैं दुखियारी हूँ, क्या आज की रात मैं तुम्हारे यहाँ ठहर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। कुसुम ने वह रात उस सराय में ही काटी। सुबह होने पर सराय की मालकिन रमिया उससे बोली, बहन, तुम तो कोई परदेसिन मालूम पड़ती हो, कहाँ जाना है तुम्हें? रमिया की बात सुनकर कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। यह क्या, तुम तो रोने लगी, क्या बात है? तुम्हें जो भी दुख है मुझे बताओ। बहन, मैं बहुत दुखियारी हूँ, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। यह सुनकर रमिया सोच में पड़ गई और कुछ देर सोचकर वे कुसुम से कहने लगी, बहन, तुम चाहो तो इस सराय में मेरे पास आराम से रह सकती हो। बहन, यह तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। उपकार कैसा? बदले में तुम सराय में रहने वाले मुसाफिरों का खाना बना दिया करना। ठीक है बहन, मुझे मंजूर है। दूसरी ओर कबीले के वैद्य के उपचार से दूसरे दिन बेहोश जयदत्त को होश आया तो सरदार ने उससे पूछा, युवक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? ये सुनकर जयदत्त ने हैरानी से सरदार की ओर देखा और कहने लगा, मैं कौन हूँ? मेरा क्या नाम है? मुझे कुछ याद नहीं है। जयदत्त की बात सुनकर सरदार ने आश्चर्य से पास बैठे वैद्य की ओर देखा।
तब वैद्य ने उसे बताया, सरदार, लगता है गुलेल से छूटे पत्थर की मार से ये आदमी अपनी याददाश्त खो बैठा है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। सरदार सोच में पड़ गया। फिर मन ही मन कुछ निर्णय लेकर वह जयदत्त से बोला, युवक, आज से तुम्हारा नाम बलदेव है। आज से तुम हमारे दत्तक पुत्र हो। अब तुम हमारे पास ही रहकर अपना जीवन गुजारोगे। जो आज्ञा सरदार जी। इस प्रकार जयदत्त बलदेव के रूप में कबीले में रहकर दिन गुजारने लगा। दूसरी ओर कुसुम रमिया के सराय में रहकर सराय का कामकाज करके अपना जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे कुसुम के प्रसव का समय समीप आ गया और उसे दर्द होने लगी। यह देखकर रमिया कहती है, कुसुम, चिंता ना करो, मैं अभी दाई को बुलाकर लाती हूँ। उचित समय पर कुसुम ने एक पुत्र को जन्म दिया। बधाई हो कुसुम, तुम्हारे बेटा हुआ है। सुनकर कुसुम उदास हो गई और सोचने लगी, आज अगर स्वामी मेरे पास होते तो अपने पुत्र को देखकर खुशी से फूले ना समाते। कुसुम को उदास देखकर रमिया ने कहा, यह क्या कुसुम, तुम तो खुशी के मौके पर उदास हो गई। कुछ नहीं रमिया बहन, बस जरा यूं ही अपने पिछले दिन याद आ गए थे। कुसुम ने अपने पुत्र का नाम अजयदत्त रखा। अब कुसुम अजयदत्त को बड़े ही लाड प्यार से पालने लगी। धीरे धीरे पूरे 20 वर्ष बीत गए। एक दिन हीरानगर राज्य का राजा हीरा सिंह दुखी होकर प्रधानमंत्री पुंडीर सिंह से बोला, प्रधानमंत्री जी, अब हम वृद्ध हो गए हैं, इसलिए हम इस बात को सोच सोच कर बहुत परेशान हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हीरानगर का राजा कौन होगा। हमारी तो कोई संतान नहीं है। अब आप ही बताइए कि हम करें तो क्या करें। महाराज, एक उपाय है, उसे करने से आपको हीरानगर की राजगद्दी का दावेदार आराम से मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री जी, हमें जल्दी से वह उपाय बताइए। महाराज, आप जिस सोमू हाथी पर सवारी करते हैं वह आपके अलावा अन्य किसी को अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता है। आप सोमू हाथी को सैनिकों के संरक्षण में राज्य में खुला छोड़ दीजिए और घोषणा करवा दीजिए कि जो भी युवक उस हाथी की पीठ पर सवार होकर उसे वापस राजमहल में ले आएगा, उसे हीरानगर का नया राजा घोषित किया जाएगा। ये सुनकर राजा कहता है, सलाह तो आपकी बहुत अच्छी है प्रधानमंत्री जी। इस प्रकार नए राजा का चुनाव भी हो जाएगा और उसकी शक्ति व साहस का पता भी चल जाएगा। उसी दिन सोमू को सैनिकों की टुकड़ी के संरक्षण में हीरानगर राज्य की सड़कों पर छोड़ दिया गया और साथ ही साथ घोषणा की गई, सुनो राज्यवासियों, सुनो, राजा हीरा सिंह के राजकीय हाथी सोमू को जो भी अपने वश में करके वापस राजमहल में पहुंचाएगा, उसे हीरानगर का नया राजा घोषित किया जाएगा। मुनादी सुनकर राह में खड़े कई युवक सोमू को वश में करने के लिए आगे बढ़े, पर हाथी अपने पास आए सभी युवकों को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटकता गया। यह देखकर लोगों में भय की लहर दौड़ गई। इस प्रकार सोमू हाथी हीरानगर की सड़कों पर से गुजरता हुआ रमिया के सराय के बाहर से गुजरा। उस समय नवयुवक अजयदत्त अपनी माँ कुसुम के साथ सराय के दरवाजे पर खड़ा था। हाथी को देखकर वह कुसुम से बोला, माँ, यदि आज्ञा दो तो आगे बढ़कर मैं इस हाथी को अपने वश में कर लूं। बेटा, अगर तुम ऐसा कर सके तो मुझे तुम्हारी बहादुरी पर गर्व होगा। माँ की आज्ञा पाकर अजयदत्त हाथी की ओर बढ़ गया। फिर वे दौड़कर हाथी की सूंड से चिपट गया। यह देखकर हाथी क्रोध से भर उठा। वे क्रोध में सूंड को इधर उधर लहराने लगा। यह देखकर अजयदत्त हाथी की सूंड से और चिपट गया। तभी मौका देखकर अजयदत्त ने एक छलांग लगाई और अगले ही पल वह हाथी की पीठ पर था। दूसरे दिन ही राजकीय परंपरा के अनुसार राजा हीरा सिंह ने घोषित कर दिया, हीरानगर के निवासियों, मैं आज से अपने स्थान पर
अजयदत्त को हीरानगर का नया राजा घोषित करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग खुश होकर कहने लगे, नए महाराज अजयदत्त की जय हो। तभी अजयदत्त के राजा बनने की खुशी में बाहर से आए कबीले वालों ने अपने करतब दिखाना शुरू कर दिया। तभी करतब दिखाने के लिए एक आदमी रस्सी पर चढ़ा। उसे देखकर कुसुम पूरी तरह चौंक पड़ी। अरे, ये तो अजयदत्त के पिता जयदत्त हैं। तो क्या मेरे स्वामी जिंदा हैं? कुसुम ने पास बैठे अजयदत्त से कहा, बेटा अजयदत्त, रस्सी पर इस समय जो खेल दिखा रहे हैं वे तुम्हारे बिछड़े हुए पिता हैं। क्या सच माँ? दूसरी ओर रस्सी पर चढ़े बलदेव ने अपने करतब दिखाना शुरू कर दिए थे। कुसुम ने अजयदत्त को पूरी बात बताते हुए कहा, मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, वक्त ने आज उन्हें फिर से हमसे मिला दिया है। ये सुनकर अजयदत्त झटके से अपने स्थान से उठा और उसने घोषणा की, खेल को रोक दिया जाए। ये घोषणा सुनते ही रस्सी पर करतब दिखाते जयदत्त का संतुलन बिगड़ा और जयदत्त तेजी से जमीन पर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह महल के एक राजकीय कक्ष में था। कुसुम को सामने पाकर वह चौंका और कहने लगा, कुसुम, तुम यहाँ? हाँ नाथ, इस देश का राजा हमारा बेटा अजयदत्त है। इस नाते मैं भी इस महल में हूँ। तभी कबीले के सरदार ने आगे बढ़कर जयदत्त से कहा, बेटा, तुम्हारी याददाश्त पूरे 20 वर्ष पश्चात वापस आई है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। 20 वर्षों तक तुम हमारे कबीले में हमारे साथ ही तो रहे हो। तब सरदार ने विस्तार पूर्वक उसे सारी बात बता दी। सरदार से सारी बात जानने के बाद अजयदत्त कहने लगा, सरदार, हम तुम्हारे बहुत ऋणी हैं, जो आपने 20 वर्ष तक हमारे बिछड़े हुए पिता की देखरेख की। राजन, यह तो मेरा फर्ज था। तब अजयदत्त अपने पिता के पैरों में झुककर कहने लगा, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफलता पूर्वक हीरानगर का राज्य संभाल सकूं। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव ही तुम्हारे साथ है। जयदत्त के आदेश पर अजयदत्त उसी दिन अपने दादा दादी की खोज में विष्णुपुर गांव में गया। वहां जाकर उसे पता चला कि उसके दादा दादी को तो कुंदन सेठ ने 20 वर्ष पूर्व भी मरवा दिया था और उनकी नई नवेली हवेली पर कब्जा कर लिया था। अजयदत्त ने उसी समय कुंदन सेठ को कारागार में डालने का आदेश दिया। तत्पश्चात गंगा नदी में उसने अपने दादा दादी की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। उसके बाद वह वापस हीरानगर लौटकर अपना राज्य चलाने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल दिव्या सागर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।